मैं सिंपली यहाँ पे एक मीन लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीजर ए की वैल्यू मैंने दे दी 22। लेट मी प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। आप सबको पता है कि वो क्या प्रिंट करेगा। ओके, ऑब्वियस ए की वैल्यू 22 प्रिंट होगी क्योंकि हमने स्टोर ही वही किया है। नाउ लेट मी रन। ओके, लेट्स सी द आउटपुट। तो देखो क्या प्रिंट हुआ, 22 प्रिंट हुआ। आप सब यहाँ पे देख रहे हो ओके कि ए की वैल्यू 22 आई। अब मैं कोड में जा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ले रहा हूँ। मेन के पहले जो वेरिएबल बनाते हैं उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू लिखी। लेट मी प्रिंट ए एंड बी बोथ। तो अब सी आउट एंड एल लेट मी प्रिंट बी इज इक्वल्स टू बी एंड लेट मी डू एडिशन। ओके, यहाँ पे ए प्लस बी करता है, इट्स इजी, और ए प्लस बी। ओके, आपको भी पता है आउटपुट क्या आने वाला है। लेट्स सी, लेट्स रन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू 22। ऑब्वियस ए की वैल्यू 22 ही होने वाली थी। बी की वैल्यू 20 ऑब्वियस क्योंकि 10 ही स्टोर की है, और ए प्लस बी 42। इसमें कोई मतलब नहीं, आप सबको पता है यही आंसर आने वाला था। पर अब मैं कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ला रहा हूँ। सो दिस वन इज इजीएस्ट वन। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को मैंने एडिशन किया। पर अब प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने लोकल को भी ए दिया और ग्लोबल को भी ए दिया, मतलब दोनों के नाम हमने सेम रखे। अब मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, वो ए एक लोकल चाहिए और एक ए क्या चाहिए, ग्लोबल चाहिए। इज इट पॉसिबल? लेट मी राइट लाइक दिस। तो ए प्लस ए। अब मैं रन कर रहा हूँ, चलो रन करते हैं। तो यहाँ पे अब देखो प्रिंट क्या हुआ। तो ग्लोबली हमने 20 प्रिंट स्टोर किया है, पर लोकली हमने 22 लिखा है। तो जब भी हम ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 20, तो क्या प्रिंट हुआ 22 बराबर। यहाँ पे जो ए है वो लोकल को ही कंसिडर करता है, ग्लोबल को कंसिडर नहीं करता है। तो याद रखना ग्लोबल और लोकल में वो प्रायोरिटी देगा लोकल की ही। पर अब मुझे क्या चाहिए, तो कुछ भी हो जाए मुझे तो आउटपुट चाहिए कि ग्लोबल और लोकल का ही एडिशन। तो अब मुझे ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना हो, देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है, फिर से एक बार अलग अलग होते ये भी तो कोई इशू नहीं है, पर दोनों की वैल्यू सेम है तो इशू है। ओके, मतलब दोनों का नाम सेम है तो इशू है। ओके, तो अब मुझे ग्लोबल ए यूज करना है, तो यू हैव टू राइट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखो इसको क्या बोलेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, तो ये प्रिंट हुआ, मतलब डबल कोलन से हम वो एक्सेस कर रहे हैं। लेट मी राइट कोलन कोलन ऑल्सो। ओके, मतलब आपको पता चले, बाकी यहाँ पे कोलन नहीं करोगे तो भी चलेगा। अन लेट मी डू कोलन कोलन ओवर ये ऑल्सो। तो यू कैन गेट आइडिया दिस वन इज अ लोकल, और या अदरवाइज यहाँ पे एडिशन लिख दो तो भी कोई इशू नहीं, एडिशन। ओके, तो चलो चेक करते हैं। पर ये इस ऑपरेटर को क्या बोलेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, डबल कोलन को। लेट मी रन दिस। अब रन करते हैं। देखो आ गया, जब भी हमने 22 लिखा ऐसे ही तो वो 22 प्रिंट हुआ, पर जब 20 लिखा तो वो लोकल को प्रिंट करें, सॉरी 20, हाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ लिखा तो किसको प्रायोरिटी देगा, तो ऑब्वियस वो प्रायोरिटी दे रहा है किसको, तो प्रायोरिटी दे रहा है लोकल ग्लोबल को। देखो फिर से एक बार नॉर्मल ए लिखेंगे तो वो 22 प्रिंट करेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन के साथ यूज करेंगे तो ग्लोबल वाला एक्सेस करेगा। ओके, तो व्हेन यू वांट टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल, जब नाम सेम हो तो ही आप क्या यूज करोगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। व्हेन यू वांट टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल विद इन मेन, तो दैट टाइम वी कैन यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। पर अलग अलग होगा तो नहीं है, सेम होगा तो ही। ओके, तो ये था हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, मैंने रेजोल्यूशन का स्पेलिंग गलत लिखा है, जस्ट चेंज इट, याद रख। चलो एक टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक का नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रहा हूँ, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, व्हाट इज इट, तो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट। व्हेन वी डिक्लेयर मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम। मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ। व्हेन वी डिक्लेयर मतलब एक से ज्यादा हम फंक्शन बनाएंगे विद सेम नेम। ओके, बट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स can be different. Okay, let me read the definition. When we declare more than one function with the same name but number of argument can be different, मतलब हम एक से ज़्यादा फंक्शन बनाएंगे with same name but सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट अलग अलग करेंगे। मतलब क्या, तो लेट मी शो यू बराबर, पर दिस वन इज अ डेफिनेशन। ओके, अब मुझे यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ ऐड।
ओके, अब इसका नाम रख रहा हूँ मतलब ऐड के अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। ओके, सिंपल फंक्शन। अब मैं यहाँ पे सी आउट लिख रहा हूँ एंड एल, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, और सिंपली मैं मेन में उसको कॉल कर लेता हूँ, मतलब मेन में मैं गया और मेन में मैंने ऐड को कॉल कर लिया 22 एंड 33। ओके, क्या होगा, 22 सिंपल ए में जाएगा और 33 बी में जाएगा। लेट मी रन। ओके, सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, देख लो आप सब लोग। तो यहाँ पे 55 आउटपुट आ गया, आप सबको दिखाई दे रहा है सिंपल 55। ओके, पर ये कोई फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल नहीं है। हमारी डेफिनेशन क्या थी, व्हेन वी डिक्लेयर मोर देन वन फंक्शन with the same name, when we declare more than one function with the same name but number of argument can be different. ओके, तो मैं दूसरा यहाँ पे ऐड फंक्शन बना रहा हूँ फिर से एक बार, व्हेन वी डिक्लेयर मोर देन वन फंक्शन, मतलब मैंने एक ऐड बनाया, दूसरा भी ऐड बना रहा हूँ विद द सेम नेम। ओके, मतलब मैंने दो बनाया, वॉइड ऐड। अब यहाँ पे मैं एडिशन कर देता हूँ एंड ऐड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब मैंने दो फंक्शन बनाया है विद सेम नेम, एक में दो आर्ग्यूमेंट, एक में तीन आर्ग्यूमेंट है। लेट मी शो यू। अब मैं यहाँ पे दूसरे को कॉल कर रहा हूँ 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, देखो व्हेन वी डिक्लेयर मोर देन, अब डेफिनेशन फिर से, व्हेन वी डिक्लेयर मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम बट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कैन बी डिफरेंट, एक में मैंने दो आर्ग्यूमेंट ली, एक में मैंने तीन आर्ग्यूमेंट ली। लेट मी रन। ओके, चलो रन करते हैं। देखो एक में 55 आया, एक में 6 आया। क्यों 6 आया, क्योंकि हमने 1 2 3 लिखा है। और सिंपल, देखो 1 2 3। ओके, क्लियर अबाउट दिस। फिर से एक बार, व्हेन वी डिक्लेयर मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम बट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कैन बी डिफरेंट, इसको बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब इसमें ऐसा ही होगा, आप एक से ज़्यादा फंक्शन बनाओगे, सेम नाम रखोगे, एक में दो तीन, ऐसा भी हो सकता है आपने तीसरा फंक्शन बनाया विद 4 आर्ग्यूमेंट। ओके, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन बनाना है, और फिर से लेट मी कॉपी, एक से ज़्यादा ही फंक्शन बनाना है और यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट बढ़ा देनी है। तो लेट मी राइट डाउन यहाँ पे इंटीजर डी। ओके, तो डी, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो यहाँ मैं प्लस डी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐड में वापस लिखता हूँ 1 2 3 4, मतलब ये किसको कॉल करेगा, लास्ट वन को। पहले के जो है वो अपने अपने सीक्वेंस में कॉल कर लेगा, मतलब आर्ग्यूमेंट को चेक करके वो सब कुछ कॉल हो जाएगा। लेट मी रन, सीधा आउटपुट। ओके, देखो फर्स्ट 55 भी आ गया, 6 भी आ गया और 10 भी आ गया। क्लियर अबाउट दिस। तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम टू सेम वे आप इसका मल्टीप्लीकेशन का भी डेमो कर सकते हो। ओके, दो आर्ग्यूमेंट, तीन आर्ग्यूमेंट और चार आर्ग्यूमेंट के साथ। क्लियर। अब हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसको बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक ए नाम का बॉक्स है, बराबर, एक ए नाम का बॉक्स है, उसकी वैल्यू हमने किस में दी, एक नया बॉक्स बनाया है बी। तो मतलब हमारे पास ए भी है और बी भी है। ओके, बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। अब पहली बार जब हम रन करेंगे तो ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है, 22, क्योंकि ए की वैल्यू हमने बी में कॉपी करके रखी थी। नाउ मैंने बी की वैल्यू 100 करी है। अब 100 करी, इट मीन्स बी की वैल्यू 100 होगी, ए की वैल्यू तो 22 ही रहेगी, क्योंकि उसको ए और बी बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। अब मैंने ए की वैल्यू 50 करी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू 50 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, 100। ओके, तो ए और बी बोथ आर डिफरेंट केस और दोनों की वैल्यू कुछ भी कनेक्शन नहीं है। लेट मी रन दिस कोड। ओके, सिंपल। देखो पहली बार ए और बी दोनों की वैल्यू जब हम रन कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू क्या है, 22। पर जब हमने बी की वैल्यू 100 करी तो ऑब्वियस बी की वैल्यू 100 हो जाएगी, पर ए की वैल्यू क्या रहेगी, 22। थर्ड टाइम जब हम रन करेंगे, मतलब थर्ड आउटपुट में, तो ए की वैल्यू हमने 50 करी है, तो ये ऑब्वियस ए की वैल्यू 50 हो जाएगी, पर बी की वैल्यू 100 की 100 ही रहेगी। मतलब ए में चेंज कर रहे हैं तो बी में चेंज हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस वेरिएबल सिखाने जा रहा हूँ। रेफरेंस वेरिएबल मतलब क्या, इट्स अ रेफरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल। मतलब सपोज किसी का नाम राहुल है और उसका ही दूसरा नाम नहीं राज है, कुछ भी, जैसे नहीं जिग्नेश होता है तो उसका निकनेम क्या हो जाता है, जिगो, या कुछ भी, मतलब नहीं निकनेम हो जाता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसे जो भी वेरिएबल को आपको रेफरेंस बनाना है उसके आगे % लिख देने का। तो बी वेरिएबल अब नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल, पर वो किसका रेफरेंस वेरिएबल है, ए का, क्योंकि हमने %b इक्वल्स टू ए लिखा है। मतलब अब ए नाम के बॉक्स का दूसरा नाम हो गया बी,
मतलब एक बॉक्स के दो नाम, एक ए या बी, मतलब आप ए बोल रहे हो मतलब बी की अब भी वही वैल्यू होगी, बी में जो चेंज कर रहे हो ए में भी चेंज होगा। अब देखो दोनों में मतलब ये प्रोग्राम को हम जब रन करेंगे तो ऑब्वियस दोनों में क्या होगा 22 पर जब हमने बी की वैल्यू 100 करी मतलब किसकी वैल्यू 100 करी, ए की भी चेंज करी क्योंकि ए और बी दोनों का मेमोरी एलोकेशन क्या है सेम है, मतलब आप बी की बात कर रहे हो तो ए की बात कर रहे हो। ओके तो दोनों की वैल्यू 100 हो गई है। अब ए की वैल्यू 50 कर रहे हो तो ऑब्वियस किसकी वैल्यू चेंज करी आपने, बी की वैल्यू चेंज करी, तो बोथ आर सिमिलर थिंग। ओके नाउ लेट मी रन, लेट मी शो यू। ओके चलो कंपेयर करते हैं, तो देखो ए की वैल्यू 22 है मतलब बी की भी वैल्यू क्या है 22, ए की वैल्यू 100 है उसका मतलब बी की वैल्यू भी 100 है, ए की वैल्यू 50 करी मतलब बी की वैल्यू 50 करी, मतलब दोनों में सेम, इसमें चेंज करोगे तो इसमें चेंज होगा क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ओके तो याद रखना अब एक ही मेमोरी एलोकेशन को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ओके तो व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल इज रेफरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल। ओके अब हम टॉपिक देखने जा रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का। ये जो टॉपिक देखने जा रहा है तो नेक्स्ट 20-30 प्रोग्राम्स इसके बेसिस पे ही होंगे। चलो चेक करते हैं। तो जैसे हम एसक्यूएल के अंदर टेबल बनाते हैं नहीं, स्टूडेंट टेबल, फिर उसके अंदर रिकॉर्ड्स डालते हैं, कॉलम पहले तो डालते हैं कि नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, या चलो एम्प्लॉय टेबल बनाया तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, जो भी मतलब नहीं एसक्यूएल के अंदर जो भी टेबल बनाते हैं उसके अंदर हम कॉलम बना के फिर रिकॉर्ड डालते हैं। रिकॉर्ड कितने भी हो सकते हैं 20, 30, 40 जो भी डालना है, 200, 300। तो बेसिकली हमने उसमें टेबल्स बनाते हैं। सेम थिंग हो गया सी प्लस प्लस के अंदर आपको डेटा स्टोर करना है, मतलब काइंड ऑफ दैट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम यूज करेंगे क्लास। जैसे सी के अंदर स्ट्रक्चर होता है सेम वे यहाँ पे क्लास होता है। तो लेट मी शो यू। सबसे पहले मैं क्लास बना रहा हूँ। ओके मुझे किसका क्लास बनाना है, एम्प्लॉय का। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय नंबर ले रहा हूँ। ओके फिर स्ट्रिंग ई नेम, मतलब मुझे नाम स्टोर करना है, और एम्प्लॉय की सैलरी भी स्टोर करनी है, मतलब तीन चीज़ें, मतलब मैंने एम्प्लॉय के तीन कॉलम बनाए। ओके अब मैं मेन में जा रहा हूँ। मेन में जाके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय E1, E2, E3, मतलब ये क्या मैंने बनाया है, तो जैसे देखो इंटीजर ABCD। अब ये क्या है इंटीजर ABCD, तो ये चार वेरिएबल है। कौन सा टाइप के वेरिएबल है, इंटीजर टाइप के। मतलब इंटीजर क्या हुआ, तो यूज इनबिल्ट डेटा टाइप, मतलब नहीं डेटा टाइप है जो बनी बनाई है। तो ये चारों चार वेरिएबल जो हो गए वो इंटीजर टाइप के हो गए। सेम थिंग हो गया यहाँ पे मैंने जो E1, E2, E3, E4 बनाया है वो भी एक वेरिएबल है, पर उसके कंसेप्ट में इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके पर ये जो वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है वो कौन से टाइप के है, तो एम्प्लॉय टाइप के। मतलब व्हाट इज क्लास, तो इट्स ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर एबीसीडी लिखा था, तो इंटीजर क्या हुई, इनबिल्ट डेटा टाइप हुई। ऐसे ईएमपी क्या है, मतलब आप जो भी बनाओ, स्टूडेंट बनाओ तो स्टूडेंट, बैंक बनाओ तो बैंक, दैट वन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब क्लास की कोई डेफिनेशन सबसे पहले पूछे तो यू टू टेल इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके अब ये हमने डेटा टाइप बनाई और ये उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए। ओके तो सिंपली अब मैं जैसे मैंने इंटीजर ए लिया होता तो मैं 22 स्टोर कर सकता है, पर मैंने E1 लिया है तो मैं क्या स्टोर कर पाऊंगा, तो तीन चीजें, मतलब E1 एक रो है ऐसा सोचो, उसके अंदर तीन चीजें, नंबर, नेम एंड सैलरी, मतलब तीन चीजें मैं स्टोर कर पाऊंगा। ओके तो लेट मी राइट जस्ट E1 डॉट ई नंबर इक्वल टू 5, मतलब वो जो रो है E1 की उसके अंदर मैंने नंबर स्टोर किया है। लेट मी रन। अब मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो देखो एरर आएगी। हम एरर यहाँ पढ़ेंगे तो लिख के आए इट्स प्राइवेट विद इन दिस कंटेक्स्ट। नाउ सी प्लस प्लस के अंदर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नया हो रहा है जिसको बोलेंगे एक्सेस स्पेसिफायर। ओके तो यहाँ पे हम लिखे या ना लिखे ये सारे डेटा मेंबर हमें प्राइवेट में रखने हैं, ऐसा मतलब नहीं लिखेंगे तो भी प्राइवेट ही होगा, मतलब नहीं प्राइवेट की एरर आई। पर सी प्लस प्लस बेसिकली उप्स के कंसेप्ट को फॉलो करता है, तो उप्स ऐसा कहता है कि डेटा मेंबर को ऑलवेज प्राइवेट में ही रखो, तो हम भी उसका रूल को ही फॉलो करेंगे, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर में लिखूंगा ऐसा है। ऐसे दूसरा भी एक्सेस स्पेसिफायर में लिख रहा हूँ पब्लिक। ओके तो हमारे पास दो एक्सेस स्पेसिफायर है, एक प्राइवेट और पब्लिक अभी तक। ओके प्राइवेट में यूजुअली हम डेटा मेंबर रखेंगे, मतलब क्लास के अंदर हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या जो भी कॉलम्स हम बनाते हैं, मतलब उस आपके टर्म में,
तो उसको हम डेटा मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर्स। ओके, मतलब मैं ऐसा बोलूँ स्टूडेंट के डेटा मेंबर्स डिफाइन करो, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी के मार्क्स, तो आपको यहाँ पे आके क्लास स्टूडेंट बना के उसके अंदर डेटा मेंबर्स लिख देने के। ओके, तो क्लास के अंदर यूजुअली दो एरिया होंगे, प्राइवेट और पब्लिक। अकॉर्डिंग टू उप्स रूल फॉलो करने के लिए हम डेटा ये एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। आप सब कुछ पब्लिक में डाल दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, पर तो फिर आप उप्स के कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो यूजुअली हम डेटा मेंबर को प्राइवेट में रखेंगे, और डेटा मेंबर के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए हम क्या बनाएंगे? डेटा फंक्शंस। तो मैं दो फंक्शन बनाऊंगा, एक वॉइड सेट डेटा जिसके अंदर सारे डेटा गेट करेंगे, और दूसरा फंक्शन में बनाऊंगा वॉइड प्रिंट डेटा। मतलब देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, क्लास के अंदर दो एरिया है, एक प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में डेटा मेंबर रहेंगे और पब्लिक में डेटा फंक्शंस रहेंगे। अब मैं सी आउट एंटर तीनों तीन डेटा मेंबर की वैल्यू ले लेता हूँ, एंटर ई नंबर। ओके, सी इन ई नंबर, फिर सी आउट एंटर ई नेम, सी इन ई नेम, सी आउट एंटर सैलरी। मतलब हमने तीन चीजें यूजर के पास से ली, सी इन सैलरी। अब प्रिंट डेटा के अंदर हम तीनों तीन चीजें क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। एंटर बराबर ई नंबर इज इक्वल्स टू ई नंबर, ई नेम स्पेस दे देते हैं, ई नेम, फिर वापस पुट टू सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी। ओके, मैंने इतना लिख दिया। मतलब देखो सेट डेटा के अंदर सारे डेटा की वैल्यू पूछी, और प्रिंट डेटा के अंदर सारे डेटा मेंबर्स की वैल्यू प्रिंट करी। मतलब क्लास के अंदर दो एरिया, प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, और प्राइवेट में डेटा मेंबर और पब्लिक में हम लिखेंगे डेटा फंक्शंस। ओके, अब मैं एम्प्लॉय के चार, मतलब मुझे डेटा स्टोर करना है, E1 मतलब चार ऑब्जेक्ट बनाए, आपको 5-10 जो भी बनाना है ना। E1 डॉट सेट डेटा, E2 डॉट सेट डेटा, E3 डॉट सेट डेटा, E4 डॉट सेट डेटा। हमने चार डेटा सेट किए। अब चारों चार को प्रिंट करना है। ओके, हमने जो भी फंक्शन के नाम लिखे लिख सकते, मतलब कोई भी लिख सकता है। सेट डेटा की जगह पुट डेटा लिखो या गेट डेटा लिखो, चॉइस इज योर्स। ये कोई कीवर्ड नहीं है। प्रिंट डेटा और E4 डॉट प्रिंट डेटा। अब मैं रन करने जा रहा हूँ, चलो रन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे E1 यहाँ मैं लिख रहा हूँ 101 राज। ओके, और सैलरी में दे देता हूँ 12,000। 102 सिमरन। ओके, सैलरी दे दे 13,000। 103 अंजलि। ओके, शायद मैंने स्पेलिंग अंजलि यहाँ पे 14,000। फिर 104 नेहा। ओके 12,000। ओके सॉरी, मैंने वो फिर से रन करना पड़ेगा, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। लेट मी रन अगेन। 101 राज 12,000। 102 सिमरन। ओके 13,000। 103 माया। ओके 14,000। अब लास्ट वन 104 राहुल। ओके, सैलरी दे देते 13,000। देखना। ओके, तो देखो सारे डेटा हमने सेट किए और सारे डेटा क्या हुए? प्रिंट किए। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं करना है आपको। एक क्लास बनाना है, फिर से मैं बता देता हूँ। क्लास के अंदर दो एरिया, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट में सारे डेटा मेंबर ले लेने, पब्लिक में सारे डेटा फंक्शन। मेन के अंदर आपको ये चारों चार के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, चारों चार डेटा सेट करोगे, चारों डेटा प्रिंट करोगे। क्लियर अबाउट दिस? ओके, सेम वे आप स्टूडेंट का बना सकते हो कि नहीं, नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी के मार्क्स। फिर आप ऐसा बना सकते हो बैंक, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम एंड बैलेंस। बुक का बना सकते हो बुक आईडी, बुक नेम एंड बुक प्राइस। ओके, सिंपल, सारे डेटा सेट, सारे डेटा प्रिंट। क्लियर? चलो।